सन 1918 लंबा और थका देने वाला प्रथम विश्व युद्ध लड़ने और अंग्रेजों को जीत दिलाने के बाद भारतीय सैनिक अपने सीने में एक आज़ाद भारत, एक आज़ाद मुल्क का सपना लेकर समुद्री जहाज में सवार अपने देश, अपने मुल्क, अपने घर भारत वापस लौट रहे थे। पर उनके इस सपने और उनके बीच अभी एक विश्व युद्ध के साथ ना जाने कितने युद्ध बाकी थे। इस सपने के साथ ही भारतीय सैनिकों के साथ एक अनजान, आंखों से नजर ना आने वाला खतरनाक दुश्मन भी सफर कर रहा था। आंखों से नजर ना आने वाला यह दुश्मन भारत पहुंचकर सब कुछ तबाह करने वाला था, जिससे भारत में इतने लोग मरने वाले थे जितने पिछले 10 साल में पैदा भी नहीं हुए थे, जिसके कहर से न गांधी, न निराला और न ही प्रेमचंद बचने वाले थे। भारतीय सैनिकों का यह जहाज 19 मई 1918 को मुंबई के बंदरगाह पर पहुंचा, अपने साथ मौत का सामान लेकर। इसके ठीक 11 दिन बाद 10 जून 1918 को पुलिस के 7 सिपाही जो बंदरगाह पर तैनात थे, नजले और जुकाम की शिकायत पर अस्पताल में भर्ती कराए गए। यह भारत में संक्रामक स्पेनिश फ्लू का पहला दर्ज मामला था। इसके बाद ये बीमारी पूरे मुंबई शहर में फैलती चली गई। भारतीय रेल ने मुंबई शहर से इस महामारी को भारत के कोने कोने में पहुंचाने का बचा खुचा काम भी पूरा कर दिया। महामारी का प्रकोप इतना तेज था कि पूरे भारत में लाखों लोग ट्रेनों में सवार तो हुए, पर कभी अपने घर नहीं पहुंच पाए, क्योंकि स्पेनिश फ्लू की वजह से ट्रेन में ही उनकी मौत हो गई। इसके बाद मौत का जो सिलसिला शुरू हुआ सो चलता ही चला गया। गंगा नदी तैरती लाशों से भर गई और अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां तक कम पड़ गईं। इस बीमारी का सबसे बड़ा असर मरीजों के फेफड़ों पर हो रहा था। उनको असहनीय खांसी हो रही थी और उनकी नाक और कभी कभी कान और मुंह से खून बहना शुरू हो जाता था। लोगों को पूरे शरीर में इतना दर्द महसूस हो रहा था जैसे कि उनके शरीर की सारी हड्डियां टूट रही हों। मरीज की खाल का रंग पहले नीला, फिर बैगनी और आखिर में काला पड़ रहा था। महात्मा गांधी और प्रेमचंद भी इस महामारी का शिकार हो गए। गांधी जी तो इस फ्लू से ठीक हो गए, पर उनकी पुत्रवधू गुलाब और पोता शांतिलाल इतने किस्मत वाले नहीं थे। इन दोनों लोगों की मौत भी इस बीमारी के कारण ही हुई। हिंदी साहित्य के मशहूर कवि निराला का परिवार भी इस बीमारी की ही भेंट चढ़ गया। उनकी पत्नी, बेटी और भतीजे की मौत भी इस फ्लू के चपेट में आने की वजह से हो गई। इस दौरान गांधी जी की अगर मौत हो गई होती तो आज हमारे देश का इतिहास कुछ और ही होता, जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। स्पेनिश फ्लू की सबसे खतरनाक बात ये थी कि ये कोरोना की तरह बूढ़े, जवान और बच्चों में कोई फर्क नहीं कर रहा था। आमतौर पर किसी भी महामारी का असर बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों पर ही ज्यादा पड़ता है। ऐसे ही लोग मौत का ज्यादा शिकार बनते हैं। मजबूत इम्यून सिस्टम की वजह से जवान लोगों और बच्चों की कम मौत होती है, पर स्पेनिश फ्लू के साथ ऐसा नहीं था। स्पेनिश फ्लू के कारण बड़ी तादाद में बच्चों और जवान लोगों की मौत इस महामारी के दौरान हुई। इस वजह से किसी भी आम महामारी की तुलना में कई गुना अधिक नुकसान हुआ, क्योंकि जवान लोगों और बच्चों के ऊपर ही किसी समाज का भविष्य टिका होता है। इस पूरी महामारी में एक बात और ध्यान देने वाली थी कि भारत में पुरुषों की तुलना में औरतें इस बीमारी का अधिक शिकार हो रही थीं। शायद इसका कारण ये था कि बड़ी संख्या में औरतें ही बीमार लोगों की देखभाल कर रही थी, इसलिए उनमें इस बीमारी का संक्रमण जल्दी फैल रहा था। महामारी के इस भीषण दौर में भी आप अंग्रेजों की लापरवाही और क्रूरतापूर्ण व्यवहार को इस बात से समझ सकते हो कि इंग्लैंड में स्पेनिश फ्लू की चपेट में आकर 100 लोगों में से सिर्फ 4 लोगों की मौत हो रही थी, और वहीं दूसरी ओर भारत में खराब स्वास्थ्य सुविधाओं और खराब मैनेजमेंट की वजह से 100 लोगों में से 20 लोगों की जान जा रही थी। यानी अंग्रेजों की इस लापरवाही की वजह से इंग्लैंड के मुकाबले भारत में 5 गुना अधिक लोग मारे जा रहे थे। इस वजह से पूरे भारत में इस महामारी से लगभग 2 करोड़ लोग मारे गए थे, और जिस कारण से भारत के इतिहास में पहली और आखिरी बार 1911 से 1921 की जनगणना के दौरान भारत की जनसंख्या पिछले 10 सालों की तुलना में कम हो गई थी। यानी कि स्पेनिश फ्लू की वजह से जनसंख्या वृद्धि दर माइनस में पहुंच गई। ये तबाही आंकड़ों में साफ नजर आती है। 1911 से 1921 के बीच जनगणना के दौरान भारत में बढ़ने के बजाय 7,72,000 लोग कम हो गए थे, और इसके बाद अगले 10 सालों में 1921 से 1931 के बीच 2,76,00,000 लोग बढ़ गए थे। और इस सब के बीच भारत की विकास दर 0 से 10% नीचे यानी कि माइनस में पहुंच गई। स्पेनिश फ्लू की इस विकराल महामारी का देश में चल रहे आज़ादी के आंदोलन पर बहुत बड़ा असर पड़ा।
स्पेनिश फ्लू के इस दौर में भारत के लोग अपना सब कुछ खोने के साथ ही इतना कुछ सह चुके थे कि अब अंग्रेजों से जारी इस आज़ादी की लड़ाई में कुछ भी खोने, कुछ भी सहने का उनके अंदर डर बाकी नहीं रह गया था, क्योंकि इस महामारी में हर किसी ने अपने किसी न किसी करीबी को जरूर खोया था। और दूसरा, भारतीय सैनिकों और आम लोगों को यह उम्मीद थी कि अगर भारतीय सैनिक और आम लोग प्रथम विश्व युद्ध जीतने में अंग्रेजों की मदद करें तो अंग्रेज बदले में भारत को आज़ाद कर देंगे। पर आज हम जानते हैं कि युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। किसी भी महामारी की कहानी हमें यह बताने की कोशिश करती है कि चाहे महामारी कितनी भी भीषण या खतरनाक क्यों ना हो, पर दुनिया के स्तर पर आपसी सहयोग, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के बल पर सब लोगों की ना सही पर बहुत सी जानें जरूर बचाई जा सकती हैं। दूसरा, किसी भी महामारी से जंग जीतने में दुनिया के स्तर पर सही समय पर सही जानकारी के आदान प्रदान की बहुत अहम भूमिका होती है। जैसे कि आज चीन की गलतियों और गलत जानकारी देने की वजह से पूरी दुनिया खतरे में पड़ गई है, इसी तरह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस बात को छिपाया गया कि दुनिया में एक महामारी फैल रही है और सेना भी इसकी चपेट में है। साथ ही सेना इस बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह फैलाने में मदद कर रही है। पर अफसोस, दुनिया भर के देशों की सरकारों ने सब कुछ जानते समझते हुए भी इस महामारी को रोकने की जगह प्रथम विश्व युद्ध को जीतने पर ज़्यादा ध्यान दिया। सभी देशों को लग रहा था कि अगर सच्चाई सामने आ गई तो सैनिकों का मनोबल टूट जाएगा, और इसलिए सब कुछ पता होने के बाद भी सभी देशों की सरकारें चुपचाप चीन की तरह जानकारी छुपाए बैठी रहीं। और जब चीज़ें बद से बदतर हो गईं, महामारी दुनिया के कोने कोने में पहुंच गई, तो पहली बार स्पेन ने माना कि दुनिया में एक खतरनाक फ्लू फैल रहा है, और इसी वजह से इस महामारी को स्पेनिश फ्लू नाम दिया गया, और जिसका खामियाजा दुनिया को बहुत ही विकराल रूप में भुगतना पड़ा। इस महामारी की वजह से इतने सैनिक और आम लोग मारे गए थे जितने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध दोनों में मिलाकर नहीं मारे गए थे। इस महामारी की वजह से पूरी दुनिया में लगभग 10 करोड़ लोग मारे गए थे। ये इतनी बड़ी संख्या ही इसे दुनिया की सबसे बड़ी महामारी बनाती है।